हेलीकॉप्टर वैक्यूम में थोड़ी उड़ सकता है, तो हवा के दबाव की वजह से, हवा के प्रेशर की वजह से उड़ता है। कैसे वो अपन बाद में सीखेंगे, पर ऐसा होता है। उसके लिए तो एटमॉस्फेयर चाहिए। चांद तक जाओगे या मार्स तक जाओगे या कहीं और तक जाओगे तो रॉकेट ही ले जा सकता है, क्योंकि वो वैक्यूम में उड़ सकता है। हाँ सर, अगर मेरे हिसाब से मैं मानता हूं कि तुम लोगों को आता होगा। हो सकता है कई बच्चों की शक्लें देख के मुझे लग रहा है कि तुम्हें नहीं आता था बेटा, है ना। बहुत बेसिक सा आंसर कि भाई व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ रॉकेट। भाई जाहिर सी बात है कि रॉकेट की अगर अपन बात करें तो अपने को समझ में आना चाहिए कि रॉकेट बेसिकली वैक्यूम में भी उड़ सकता है। अच्छा, उड़ता कैसे, तुम ध्यान से देखो। तो वैक्यूम उड़ता है तो उसके पिछले हिस्से से आग नीचे निकलती है। बेसिकली वो बहुत रफ्तार में गैसेस को बर्न करके मास को नीचे की तरफ छोड़ता है। ओ हो, उस मास को नीचे की तरफ झटका मारने से उस पर झटका कहां लगता है, ऊपर। ओके, जैसे अगर आप देखो, आप किसी को नीचे फेंको तो वो भी तो आपके ऊपर झटका मारती है। हाँ, वो भी यही करता है। तो क्या करता है, कैसे झटका मारता है, नीचे की तरफ। ऐसे समझ कि कोई अंदर बैठा हुआ जो चीजें नीचे फेंक रहा है तेजी से, आग की रफ्तार से एकदम जोरदार, तो उसकी वजह से उस पर झटका नीचे होता है जो चीज फेंकी जाती है, पर जो दूसरी चीज है यानी कि जो रॉकेट है उसमें झटका ऊपर लगता है। हाँ सर, इसे कहते हैं वेरिएबल मास, इसे कहते हैं थ्रस्ट फोर्स। क्या कहते हैं, थ्रस्ट फोर्स। ओके, इसे क्या कहते हैं, थ्रस्ट फोर्स। ध्यान से देखो, अगर तुमने देखा हो कभी भी लॉन्च अगर देखे हो किसी रॉकेट वॉकेट के, पीएसएलवी के या किसी भी इसके इसरो के या नासा के, अगर कभी तुमने टीवी में देखे हो, देखा वो ऊपर जाता जाता है, फिर अपनी कुछ कुछ चीजें छोड़ता जाता है, मतलब हल्का होता जाता है, और जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो सोच वो किस चीज को बर्न करता है, फ्यूल को बर्न करके नीचे फेंकता है, ऐसे समझो आप, गैसेस के माध्यम से। वो गैसेस पे नीचे झटका लगता है तो गैसेस अपने रॉकेट पे किधर झटका लगाती है, ऊपर। ध्यान सोचो, जब गैसेस बर्न होती जाएंगी जो उसके अंदर फ्यूल टैंक है वो खाली होता जाएगा, तो क्या रॉकेट का मास कम होता जाएगा। हाँ, यानी कि रॉकेट जब उड़ता है तो एक ऐसी बॉडी है जिसका मास कांस्टेंट है कि चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। हाँ, क्योंकि फ्यूल बर्न हो रहा है, फ्यूल बर्न हो रहा है तो वो धुआं नीचे फेंक रहा है, धुआं नीचे फेंक रहा है तो उसका मास कम हो रहा है क्योंकि फ्यूल खत्म हो रहा है। हाँ, यानी कि रॉकेट इज अ एग्जांपल इन विच मास ऑफ रॉकेट इज चेंजिंग, एंटायर मास ऑफ द रॉकेट इज चेंजिंग। हाँ सर, ओ हो, एक और एग्जांपल समझाता हूं, जो तूने दिवाली पे देखा रॉकेट, तो तूने दिवाली वाला भी देखा होगा ना, ऐसे आग लगा दो, नीचे धुआं ऊपर उड़। हाँ, बिल्कुल सही बात। एक और दिवाली से एग्जांपल लाता हूं, ध्यान से देख। वो देखिए तुमने, क्या बोलते हैं उसको, चक्री। चक्री समझते हो, चक्री ऐसे, ऐसे, ये तो अभी समझा दूंगा, परेशान मत हो। ऐसे नहीं होती चक्री, हाँ, फिर यहाँ आग लगाते तो ऐसे ऐसे घूमती है, हाँ सर, देखिए देखिए, तो चक्री में भी ऐसे होता है, पता है क्या होता है कि ऐसे धुआं फेंकता है, धुआं ऐसे फेंकते हैं, ऐसे जलती है ना वो, ऐसे फेंकते हैं तो इसमें झटका ऐसे लगता है। इस झटके की वजह से इसमें टॉर्क लगता है, टॉर्क की अभी बात नहीं कर रहा हूं, परेशान मत हो। टॉर्क ऐसे झटका लगता है, इस झटके की वजह से घूमती है, इसे टॉर्क के माध्यम से सीखेंगे। हाँ, ये भी वेरिएबल मास का एग्जांपल है। अभी तुमने पढ़ा नहीं, इसलिए इस पे ज्यादा बोल नहीं रहा हूं। एक आध सवाल तुम्हें मैं रॉकेट वॉकेट का करा दूंगा। अच्छा सर, बात तो आपकी समझ आई, बात तो आपकी समझ, यानी कि मुझे एक बात समझ में, मैं बताता हूं कहानी कहां से आई, ध्यान समझना। याद कर, सेकंड लॉ क्या था, न्यूटन सेकंड लॉ, एफ बराबर एम ए कि एफ बराबर डीपी बाई डी टी। सर एफ बराबर डीपी बाई डी टी। फिर याद कर, मैंने एक बात बताई थी कि इफ मास इज कांस्टेंट, इफ मास इज कांस्टेंट देन ऑब्वियसली एफ बराबर एम डी बी बाई डी टी एंड दैट इज इक्वल टू एम ए। और इसी फॉर्मूले को हम इतने दिनों से यूज कर रहे हैं, पर सोच हमने इसमें एक assumption लिया था कि मास इज कांस्टेंट। सोच के न्यूटन सेकंड लॉ इस उड़ते हुए रॉकेट में एप्लीकेबल है, हाँ है, पर उसमें एफ बराबर एम ए ऐसे डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है। क्यों, क्यों सर, क्यों अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसका मास चेंज हो रहा है। तो तू ध्यान से देख, तो जब एफ बराबर एम बी लिखा जाएगा तो एम डी वी बाई डी टी लिखा जाए। अब सोचो कि अगर एम बी वेरिएबल हो तो उसे बाहर नहीं लाया जा सकता। अगर एम वेरिएबल हो उसे भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हाँ सर, ये बात तो समझ में आई।
ये बात समझ में आई। अगर मास वेरिएबल हो, इसके फॉर्मूले में भी निकालूंगा, परेशान मत हो, पर एक बात समझ में आई, इफ मास इज वेरिएबल वी कैन नॉट अप्लाई डायरेक्ट F बराबर एम ए। ये समझ तो आई सर आपको, अच्छा तो लगा सर, बिल्कुल क्लैरिटी है सर। ओके, एफ वेक्टर बराबर डीएम बी वेक्टर बाई डी टी, अच्छा लगा। बेसिकली इस लॉ को आपको वैलिड कराना है, इस लॉ को आपको वैलिड कराना है, ठीक है सर। तो वहीं से कहानी को चालू करते हैं और चीजों को समझते हैं। अब होता कैसे, इसको प्रयास करते हैं सीखने कैसे। सुनो, पहले उतार लो कि अब हम जो पढ़ रहे हैं वेरिएबल मास का क्या मतलब है। जिस बॉडी पर फोर्स की चर्चा हो रही है उसका मास चेंज हो रहा है, क्या मास चेंज की वजह से भी फोर्स पे इंपैक्ट आएगा। एफ नेट जो होगा क्या वो सिर्फ एम ए हो जाएगा, नहीं, वो डी एम बी वेक्टर बाई डी टी होगा। ओके, क्या होगा वो, डी एम बी वेक्टर बाई डी टी, डी एम बी वेक्टर बाई डी टी। ओके सर, गॉट योर पॉइंट, समझ आई। हाँ, इसीलिए इसे बोलते हैं वेरिएबल मास। क्या कहते हैं, वेरिएबल मास। ओके सर, बात तो आपकी समझ आई। अब क्या करें, आगे बढ़े, चलते चले, सुनते चले। ओके सुने, चलो भाई उतार लिया वेरिएबल मास में। हाँ, अब मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूं कि अगर मास अलग हो या जुड़े, मास चेंज दो तरीके से हो सकता है। या तो मास घटेगा जैसे कि रॉकेट में हो रहा है, या मास बढ़ेगा, कभी कभी बढ़ भी सकता है। कहीं से अपन मास को गिरा रहे हो और बॉडी का मास बढ़ रहा हो, हालांकि ऐसा कम होता है, बट फिर भी हो जाए तो हमें बात समझ आनी चाहिए। ओके, थैंक यू। मैं दोनों टाइप के कैलकुलेशन कराऊंगा, चिंता मत करो। खैर, ठीक सर, ये बात समझ आ गई। अब अपन मैं थोड़ा पहले तुम्हें फॉर्मूला प्रूव करके बताता हूँ। देखो, मान लो ये बॉडी है मास एम, बी नॉट से चल रही है। कितने चल रही है, बी नॉट से। कुछ तो ऐसा हुआ कि इसका एक टुकड़ा टूटकर निकल गया, या किसी ने टुकड़ा निकालकर फेंक दिया, ऐसा समझो, छोटा सा टुकड़ा। कितना टुकड़ा, ध्यान समझना, डीएम मास का टुकड़ा किसी ने निकाल के फेंक दिया, मतलब क्या मास घट गया। मैं किसी भी इंस्टेंट की बात कर रहा हूं कि एक इंस्टेंट पे, जैसे जब रॉकेट उड़ता है तो गैसें नीचे निकलती है, तो हर डीटी टाइम में क्या थोड़ा थोड़ा मास निकलता रहता है। तो ऐसा समझो कि कोई बड़ी बॉडी है बहुत, उसमें से छोटा सा डीएम मास अलग निकला। ओके, तो ये कितना बच गया, ये कितना बच गया, एम माइनस डीएम। और ये डीएम मास और ये वी आर क्या है, समझना, टर्मिनोलॉजी को समझना अच्छे से। अच्छा, अब ऐसा समझो कि इस डीएम मास के निकलने की वजह से क्या इस बड़े मास पे कोई झटका लगा होगा। हाँ, मान लीजिए कि डीएम मास ऐसे निकला झटके से, ठीक, तो क्या इस बड़े मास पर, यानी कि जो अब मास रह गया एम माइनस डीएम, क्या उस पर झटका लगा और मान लो कि उसकी वेलोसिटी हो गई वी नॉट प्लस डीवी। क्या मास के निकलने से फोर्स लग सकता है, हाँ, और फोर्स लग सकता है तो रफ्तार चेंज हो सकती है, हाँ, यानी कि खुद ही में से मास अगर निकले तो झटका लगेगा और खुद की रफ्तार चेंज हो सकती है, हाँ। मान लो कि मेरे में से मास ऐसे निकला, ओके, और मैंने मान लिया कि मेरी रफ्तार हो गई वी नॉट से वी नॉट प्लस। प्रूफ सिर्फ फील के लिए बता रहा हूं, बाकी फॉर्मूला काम का है। प्रूफ किस लिए बता रहे हैं, प्रूफ इज फॉर फील, रटना नहीं है, प्रूफ इज फॉर फील, ताकि तुम्हें लगे हाँ भाई समझ हमें सब आ रहा है। ठीक सर, प्रूफ इज फॉर फील, ठीक है सर। डीएम वी आर एम माइनस डीएम वी नॉट प्लस डीवी, ठीक। अब देखो, ये डीएम मास जो निकला इसकी एक रफ्तार मानी वी आर। ये वी आर क्या है, ध्यान से समझना, इसी के टर्म्स में आंसर आएगा, क्योंकि समझना, वी आर इज वेलोसिटी ऑफ डीएम विद रिस्पेक्ट टू मेन मास। मतलब इसमें मेन मास कौन है, ये निकलने वाला मास, ये मेन मास। मतलब अगर मैं चीटा बन के यहां बैठ जाऊं तो चीटे के लिए रफ्तार वी आर है, वी आर फॉर चीटा। मेन मास पर बैठकर अगर आप देखो तो जो रफ्तार नजर आएगी निकलने वाले मास की, वो वी आर है। अच्छा, समझ आई सर। वी आर क्या है, क्योंकि इसी टर्म्स में आंसर आएगा, इसी टर्मोलॉजी को समझो। वी आर क्या है, प्रूफ इसलिए करा रहा हूं ताकि तुम उसकी ग्रेविटी को समझ पाओ। वी आर क्या है, वेलोसिटी ऑफ डीएम मास, वेलोसिटी ऑफ डीएम मास विद रिस्पेक्ट टू मेन मास। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू मेन मास, ओके, बात समझ आ गई, ठीक है भाई। अच्छा, अब एक बात सोचो, जब ये मास निकला होगा या इसने किसी ने निकालकर इसको ऐसे फेंका होगा तो इस मास एम पर झटका पीछे लगा होगा और इस पर झटका आगे लगा होगा। क्या इन दोनों पर कुल मिलाकर नेट फोर्स 0 रहा होगा, हाँ।
ओके, देयरफॉर क्या P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। हाँ सर, क्या अगर मैं देखूं तो बॉडी के टूटने से पहले और टूटने के बाद एक दूसरे पे झटका लगा, अरे पर वो तो इंटरनल हो गया, क्या मोमेंटम पक्का कंजर्व्ड होगा? हाँ सर, फिर कह रहा हूं प्रूफ फील के लिए है ताकि आपको अच्छा लगे, मास्टर सुंदर लगे। जैसे मास्टर तुम्हारा सुंदर है, जोरदार है, क्योंकि बच्चे सारे शानदार हैं, बहुत बढ़िया से। अब सुन मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, सुन, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। ओके सर, बात समझ आई सर, अब क्या करें? ध्यान से देखो, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब क्या करें, अब क्या करें? ध्यान से देखो, P इनिशियल mv नॉट, इनिशियल मोमेंटम क्या mv नॉट? हाँ, अब देख फाइनल मोमेंट m माइनस dm इंटू v नॉट प्लस डी। हमने माना कि m माइनस, अगर छोटा सा मास अलग हुआ तो रफ्तार में भी छोटा सा ही चेंज आया, dv। ऐसा मान सकते हैं ना, ये माना गया है, छोटा सा चेंज आया dv, छोटे से मास के निकलने की वजह से छोटा सा चेंज आया dv, तो रफ्तार हो गई v नॉट प्लस dv, तो इसका मोमेंटम हो गया m माइनस dm इंटू v नॉट प्लस dv प्लस dm इंटू वेलोसिटी ऑफ dm। पर क्या वेलोसिटी ऑफ dm भी आ रहा है? नहीं, यहां जो dm के साथ रफ्तार आएगी, क्या वो डीएम की ग्राउंड फ्रेम की रफ्तार आएगी? क्योंकि हम मोमेंटम कंजर्वेशन तो ग्राउंड में कर रहे हैं। पर वीआर क्या चीटे के लिए है? हाँ, तो वीआर है क्या? वेलोसिटी ऑफ डीएम। अगर ध्यान समझो तो वेलोसिटी ऑफ डीएम विद रिस्पेक्ट टू चीटा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ डीएम माइनस वेलोसिटी ऑफ चीटा। वेलोसिटी ऑफ डीएम विद रिस्पेक्ट टू चीटा इज वीआर, वेलोसिटी ऑफ डीएम हमें ग्राउंड फ्रेम में चाहिए, वेलोसिटी ऑफ चीटा कितनी? वी नॉट प्लस डी। हाँ, वैसे उसको वी नॉट भी ले सकते हो, बट ठीक है अपन ऐसे ले लेते, तो वी डी एम। ओके, बात सर समझ में आई। अब क्या करें, अब क्या करें? ध्यान से सुने तो देख इधर, वीडीएम क्या लिखा गया? वी आर प्लस वी नॉट प्लस डी। समझ में आया? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा, बोलो भाई। हाँ सर, अब ध्यान सुनना, एम वी नॉट इक्वल टू m माइनस डी एम, एम वी नॉट अंदर ला रहा हूं प्लस एम डी वी, बिल्कुल सही सर, m लिख दिया, माइनस डी एम इंटू वी नॉट प्लस डी वी प्लस वी आर डी एम प्लस डी एम इंटू वी नॉट प्लस डी वी। ये टर्म कट गई, ध्यान दो, ध्यान दो, ये टर्म कट गई। अरे हाँ सर, ध्यान दो, ये भी कट गई। अरे हाँ सर, बात तो आप सही बोल रहे हो। देख, एम डी वी इक्वल टू माइनस वी आर डी एम, दोनों तरफ dt dt से डिवाइड कर दो। ओके सर, हो। तो ध्यान से सुनना, क्या ये वाली चीज एम डी वी बाई डी टी इज बेसिकली फोर्स ऑन बड़ा मास, फोर्स ऑन कैपिटल मास ड्यू टू डिटैचमेंट ऑफ डीएम मास, ड्यू टू डिटैचमेंट ऑफ डीएम मास। अरे हाँ सर, इसीलिए इसे कहते हैं थ्रस्ट फोर्स। ये वही फोर्स है जो लग रहा है, इसकी वैल्यू कितनी आई? माइनस माइनस छोड़ो, मैग्नीट्यूड से मतलब रखो, डीएम बाई डी। वी आर डीएम बाई डी इज द फोर्स, जो आपको याद रखना है। वी आर डीएम बाई डी टी। वी आर क्या है? रिलेटिव स्पीड ऑफ मास, जो कि अलग हो रहा है, या बाद में समझोगे जो जुड़ रहा है, वी आर उसकी रिलेटिव रफ्तार है। और डीएम बाई डी टी क्या है? कितनी रेट से वो जुड़ रहा है या अलग हो रहा है, यह है रेट। डीएम बाई डी टी क्या है? डीएम बाई डी टी क्या है? डीएम बाई डी टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ, इसलिए कह रहा प्रूफ तो सिर्फ फील के लिए था, फॉर्मूला ये रखना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। ओ हो, इससे कंफ्यूज मत हो ना, आपने माइनस वाइनस से, तुम तो ऐसे रटो, डायरेक्शन में भी सिखा दूंगा। मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट फोर्स, इसे बोलते हैं थ्रस्ट फोर्स। थ्रस्ट फोर्स मतलब दिस थिंग। तो मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट फोर्स आया वी आर डीएम बाई डी टी। अब टर्म को समझो, वी आर क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मास
which is attaching or detaching. Okay. With respect to main mass. Okay. dm by dt is what? Rate of change of mass. क्या है? Rate of change of mass. क्या है? Rate of change of mass. क्या है? Rate of change of mass. Okay. बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मजा आया. ठीक है सर, ये बात सर मुझे समझ आ गई, अच्छी भी लगी, बढ़िया भी लगी. तो प्रूफ किसके लिए बताया मास्टर ने? फील के लिए बताया. बाकी आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है? वी आर डी एम बाई डी. ये थ्रस्ट फोर्स है. ये कब आता है किसी भी रॉकेट पर या किसी भी बड़ी चीज पर? जब उससे मास अलग हो रहा होता है या उसमें मास जुड़ रहा. जब भी मास अलग हो और मास जुड़े तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि भाई वेरिएबल मास है. वेरिएबल मास है तो थ्रस्ट फोर्स आएगा. थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला वी आर डी एम बाई डी टी होगा. प्रूफ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो मास्टर ने फील के लिए बताया है. ओके सर, वी आर डी एम बाई डी टी. ये बात तो सर समझ आ गई. अब क्या करें? समझ में आ गया ये? अब वी आर डी एम बाई डी टी, वी आर भी समझता हूं, डी एम बाई डी टी भी समझता हूं. अब ध्यान समझने. ओके ओके. अब डायरेक्शन के बारे में एक और बता दूं, तेरे को कॉमन सेंस समझ में आएगा. डायरेक्शन सुन. जब रॉकेट ऊपर उड़ता है तो सोच, रॉकेट को कौन उड़ाता है ऊपर? कौन सा फोर्स रॉकेट के ऊपर लगता होगा? सोच, खुद सोच, खुद सोच. अरे थ्रस्ट फोर्स ही तो होता होगा जो ऊपर लगता होगा. अच्छा, तो एक बात रटे. क्या रटे? कि जब, अच्छा, रॉकेट में मास किधर निकलता है? नीचे. तो वी आर नीचे होता होगा. बिल्कुल लॉजिकल है. अच्छा, तो एक बात रटे कि जब मास घटे, जब मास घटे तो थ्रस्ट फोर्स अपोजिट टू वी आर होगा. याद कैसे रखना है? रॉकेट से अपने आप याद रह जाएगा. रॉकेट में मास घटता है, मास को किधर फेंका जाता है? नीचे. अगर रॉकेट में बैठ के देखोगे तो नीचे तो जाता हुआ लगेगा. वो तो ग्राउंड में भी नीचे जाता हुआ लगता है वैसे भी, पर रॉकेट में बैठ जाओगे तो और नीचे जाता हुआ लगेगा. हाँ, तो वी आर किधर होगा रॉकेट में? नीचे. तो याद रखे थ्रस्ट फोर्स, और रॉकेट का अगर ऊपर उड़ना है तो लॉजिकली रॉकेट पे फोर्स ऊपर लगना चाहिए. यानी कि थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन अगर मास घट रहा हो तो अपोजिट टू वी आर होती है. क्या होती है? अपोजिट टू वी आर. और अगर कभी मास बढ़े, एक इलस्ट्रेशन करा दूंगा, टेंशन मत लो. और अगर कभी मास बढ़े तो थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होती है जिसमें वीआर की डायरेक्शन होती है. जिसमें वीआर की डायरेक्शन होती है. ओके, यस सर, टेक केयर सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर, थैंक यू सर. अच्छा, तो मैग्नीट्यूड क्या भैया थ्रस्ट फोर्स का? थ्रस्ट फोर्स कब आता है? जब मास चेंज होता है. थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या है भाई? वी आर डी एम बाई डी टी. वी आर क्या है भाई? अगर मेन मास पर बैठ जाओ तो जो छिटेगा और निकलते हुए मास की रफ्तार नजर आएगी वो वी आर होती है, रिलेटिव स्पीड. डीएम बाई डी टी सर रेट ऑफ चेंज होती है. सर डायरेक्शन कैसे लाएंगे? क्योंकि फोर्स है सर. डायरेक्शन कैसे लाएंगे? ध्यान से सुनो. डायरेक्शन में याद रखेंगे, रॉकेट को याद रख लो, वी आर नीचे तो थ्रस्ट ऊपर. यानी कि जब मास घटेगा तो थ्रस्ट फोर्स अपोजिट टू वी आर होगा, और जब मास बढ़ेगा तो थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन पैरेलल टू वी आर होगी. तो क्या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैंने दोनों निकालना सिखा दिया? माइनस माइनस के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. थ्रस्ट फोर्स बॉडी में तभी आता है जब उसमें कोई मास जोड़ा या निकाला जाता है. फॉर द डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स, इफ मास इज डिक्रीजिंग द डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वी आर. इफ मास इज इंक्रीजिंग द डायरेक्शन ऑफ थ्रस्ट फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ सेम एज दैट ऑफ वी आर. ये कहानी याद होनी चाहिए. पिछली वाली तो प्रूफ थी. याद कर लो, याद कर लो. वेयर, ऐसे ये भी लिख लो चाहो तो, वेयर वी आर इज relative velocity of dm with respect to main mass. ये पूरा याद कर लो ऐसे. dm by dt is rate of change of mass. एग्जामिनेशन के लिए तो फॉर्मूला विद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ये पूरा ऐसे जो पेज आ रहा है ना पीछे, ये याद होना चाहिए. आप ये याद होना चाहिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है. ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर.
अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? ठीक है सर, ये बात अच्छी लगी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ओके, रख लो जैसे बोला है वैसे। फिर से वी आर डीएम बाई डी टी, वी आर इज रिलेटिव स्पीड ऑफ डीएम मास टू मैन मास, डीएम बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास। थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू वी आर होती है अगर मास घटे, थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन सेम टू वी आर होती है अगर मास बढ़े। रॉकेट में मास घटता है इसलिए थ्रस्ट फोर्स ऊपर लगता है और वी आर नीचे होता है। तो क्यों ना एक दो सवाल रॉकेट के कर ले, 3 सवाल कराऊंगा, एक दो रॉकेट के, एक बढ़ने का। बाकी सवाल इसमें बहुत टफ भी हो सकते हैं, ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, फिर भी अपन ने सीखा तो है। आ जाओ, एक 10,000 किलो का रॉकेट है, ओके, रिलीजिंग गैस डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जो वीआर की डाउनवर्ड, वीआर की वैल्यू डायरेक्ट दे दी 100 मीटर पर सेकंड। जब रॉकेट लॉन्च पैड से उड़ता है तो ज्यादा गैस छोड़ता है, तभी तो उसको देखने के लिए बहुत दूर पे होते हैं साइंटिस्ट वगैरह सब, वहां थोड़ी खड़े रहते हैं ऐसे कि हाँ भाई उड़ गया, जैसे अपन दिवाली पे करते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं आग लगाई, ऐसे थोड़ी करते हैं। दूर होते हैं इतने बड़े रॉकेट को जिसमें ऐसे ऐसे सैटेलाइट्स अपने को ले जाने हैं जो भारी भारी भी हैं, तो आप उसको बहुत गैस नीचे छोड़नी पड़ती है तब वो लिफ्ट ऑफ होता है। फिर जैसे जैसे ऊपर जाता है उसका मास हल्का होता जाता है, तो लिफ्ट करने का टाइम फोर्स कम चाहिए होता है। जैसे और बहुत ऊपर जाता है, आप आगे जाके पढ़ोगे जी का इफेक्ट भी कम हो जाता है, तो उसे mg का उतना फोर्स तगड़ा नहीं होता। खैर वो बात की बात। तो इसीलिए तो कहते हैं रॉकेट साइंस, जब भी कोई टफ चीज होती है ऐसे तो बोलते हैं रॉकेट साइंस थोड़ी है। रॉकेट साइंस का मतलब कोई टफ साइंस थोड़ी है, रॉकेट साइंस अपने आप में टफ है ना। अगर तुम नासा में जाओगे तो बात बनेगी। मैं चाहता हूं तुम नासा पहुंचो, अरे पहुंचोगे ही नहीं पहुंचोगे। मेरा सपना था कि या तो मैं अध्यापक बनता या साइंटिस्ट बनता, नासा वासा जाता। मैं नहीं गया। तो तुम जा सकते हो, अरे यस और नो। हाँ सर जाके बताएंगे, और स्पेसशिप में बैठोगे तो मुझे याद करोगे और मुझे भी मौका दोगे तुम्हारे साथ जाने का। क्या कहते हो यार, मेरा सपना है ये कि कोई मेरा बच्चा ना मुझे है ना बढ़िया इसरो के रॉकेट में, नासा वासा के रॉकेट में, हाँ हाँ एक्सप्लोर करा है स्पेस। आएगा ऐसा टाइम भी आएगा, देखना तुम। अरे हाँ ना बोलो भाई, सपने पूरे होते हैं कंफर्म, इसलिए तो इतना पढ़ा रहा हूँ अच्छे से। कोई तो पहुंचो, रामलालों श्यामलालों सुंदर कन्याओं। चलो भाई खैर, तो भाई खैर अपन सवाल पढ़ते हैं। एक भावुक हो गया मास्टर। एज शोन इन द फिगर फाइंड आउट द मिनिमम रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ फ्यूल म्यू। उसने पूछा म्यू, डीएम बाई डी कितना है। जनरली डीएम बाई डी को रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, रिप्रेजेंटेशन। सो दैट द रॉकेट विल लिफ्ट अप फ्रॉम द लॉन्चिंग पैड। उसने बोला कि अगर मेरा मास 10,000 किलो है तो बताओ मिनिमम क्या म्यू की वैल्यू हो, मिनिमम क्या म्यू की वैल्यू हो कि आपका रॉकेट लिफ्ट कर जाए, कि आपका रॉकेट लिफ्ट कर जाए। अच्छा सर, कि आपका रॉकेट लिफ्ट कर जाए, ठीक है ठीक है। या लिफ्ट करने के लिए कम से कम क्या नीचे mg चाहिए और ऊपर थ्रस्ट फोर्स चाहिए। क्या थ्रस्ट फोर्स, क्या ऊपर उठने के लिए थ्रस्ट फोर्स शुड बी ग्रेटर देन mg, तो क्या मिनिमम म्यू के लिए क्या थ्रस्ट फोर्स शुड बी इक्वल टू mg। और हाँ सर, अगर इसको जस्ट लिफ्ट ऑफ करना है, एक्सप्लोरेशन से लिफ्ट ऑफ करना है, तो थ्रस्ट फोर्स ज्यादा होना चाहिए mg से, तो होना भी चाहिए, पर जस्ट लिफ्ट ऑफ करना उठ जाए बस, हम तो इससे में खुश हैं। तो क्या थ्रस्ट फोर्स कम से कम mg के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर इससे छोटा हुआ तो भाई इसका उठ पाना, इसका हवा में जाना संभव नहीं है। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही बोले। तो अब क्या करें, ध्यान से सुनो। थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू mg, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है। थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला सर ने क्या बताया था, वी आर डीएम बाई डी टी। अरे वी आर कितना है 100, डीएम बाई डी टी कितना है, म्यू निकालना है। मास कितना है 10,000 kg, इंटू जी कितना है 10। ओ हो डायरेक्ट आंसर, 100 ने 100 को मार दिया। म्यू की वैल्यू आई 1000 kg पर सेकंड। ओ हो बहुत ज्यादा आई। तो 10,000 किलो के रॉकेट को उड़ाने के लिए कम से कम 1000 kg पर सेकंड मास नीचे फेंकना पड़ेगा 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, तब जाके आपका 10,000 किलो का रॉकेट ऊपर उठेगा। इसीलिए रॉकेट को, इतने हैवी रॉकेट को उड़ाने के लिए बहुत ज्यादा ताकत लगती है, बहुत ज्यादा ताकत लगती है। ये बिल्कुल बेसिक सवाल है। मैं थोड़ा एक अच्छा भी करा रहा हूं क्योंकि मेरी इच्छा है उसे कराने की, बाकी नहीं भी कराओ तो भी काम चल सकता है, बट एक अच्छा करा दो रॉकेट पे कि ऊपर जाने पर वेरिएबल कैसे होती है वेलोसिटी। हाँ सुने ध्यान से, फिर बताओ क्या ये कहानी समझ आई।
हाँ सर, अगला सवाल भी मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लेना एकदम। अगला सवाल मैं समझाऊंगा, ये तो आसान था, अगला अच्छा है, ध्यान से सुनना, एकदम जोरदार है। अब दो इलस्ट्रेशन आएंगे इस पे, एक मास घटते हुए जो रॉकेट वाला, और एक मास बढ़ते हुए भी कराऊंगा। हाँ, आगे फिर कह रहा हूं, करने में तो अपन पता नहीं कितना कुछ कर सकते हैं, पर दो सवाल कराऊंगा जोरदार, शानदार, मजेदार। ओके सर, गॉट योर पॉइंट, बात समझ आई। आगे बढ़ते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। शर्माने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलो आइए, एग्जाम्पल। एट एन इंस्टेंट अ रॉकेट ऑफ मास एम नॉट, जब एक रॉकेट था, वैसे उसकी इनिशियल सिचुएशन दी गई कि उसका मास एम नॉट था इनिशियल, और वो यू रफ्तार से उड़ रहा था, ऐसा समझो। इनिशियल स्पीड ऑफ राइजिंग उसकी यू थी, ठीक। विद एन इजेक्शन स्पीड वी आर भी दे दिया, इधर रेट ऑफ इजेक्शन ऑफ फ्यूल इज म्यू भी दे दिया। अपने को बताना है स्पीड ऑफ रॉकेट एट एनी टाइम टी। अच्छा, ओके, देखो ये रॉकेट ऐसे उड़ा टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे सिचुएशन क्या थी, एम नॉट यू वी आर। अभी भी टी, किसी भी टाइम टी पर, अब इसका मास एम हो गया, कम हुआ मास, बोलो क्यों? और मान लो इसकी रफ्तार हो गई वी, क्योंकि थ्रस्ट फोर्स लग रहा है ऊपर, थ्रस्ट फोर्स तो ऊपर ही लगेगा, थ्रस्ट फोर्स लगेगा वी आर डीएम बाई डी टी, यानी कि म्यू। ये समझ में आया, थ्रस्ट फोर्स कितना लगेगा, वी आर किसी भी इंस्टेंट पर, थ्रस्ट फोर्स तो वी आर डीएम बाई डी टी, यानी कि म्यू। ओके सर, बात तो सर आप सही बोले। अच्छा, टी टाइम में कितनी गैसेस नीचे निकल चुकी होंगी? क्या म्यू केजी निकल रही हैं 1 सेकंड में? हाँ सर, तो टी टाइम में कितनी निकल जाएगी? म्यू टी, तो सोच एम की वैल्यू क्या होगी, इनिशियल मास माइनस जो मास निकल चुका। मैं करा रहा हूं, कंफ्यूज मत हो एकदम। जो मास निकल चुका, अरे कितना मास निकल गया, म्यू इंटू टी निकल गया, म्यू इंटू टी निकल गया। हाँ सर, म्यू इंटू टी निकल गया। अच्छे सवाल कर रहा हूं, ध्यान सुनना, सोना मत, घबराना मत और सोना भी मत, सब समझ आएगा। अच्छा, यानी कि टी टाइम पे रफ्तार हो गई v, जो हमें निकालनी है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। ओके, और इनिशियल मास एम नॉट था, इनिशियल रफ्तार u थी, और नीचे की तरफ अपना जो गैसेस है वो कंटिन्यूसली छोड़ी जा रही है वीआर से, उस वीआर की वजह से थ्रस्ट फोर्स लग रहा है ऊपर, वीआर इनटू म्यू। ओके, किसी भी टाइम टी पे मास कितना बचा, एम नॉट माइनस म्यू टी। हाँ, इस इंस्टेंट पे इस रॉकेट की स्थिति देखो, इस पे नीचे लग रहा है mg, m कितना है इस समय, म्यू नॉट माइनस म्यू टी इंटू जी, ऊपर लग रहा है थ्रस्ट फोर्स। ओके, अच्छा, बात तो सर सही है। तो इस रॉकेट पर टी टाइम पर नेट फोर्स कितना है, कितना है, वी आर म्यू, ऊपर की तरफ वी आर म्यू माइनस एम नॉट माइनस म्यू टी इंटू जी। क्या दिस इज द नेट फोर्स एट दिस इंस्टेंट? हाँ सर। क्या एट दिस इंस्टेंट दिस इज द नेट फोर्स? हाँ सर, बिल्कुल सही बात। क्या दिस इज द नेट फोर्स ऑन द, इसमें थ्रस्ट फोर्स भी आ गया और इसमें ये वीआर भी आ गया। हाँ सर, बिल्कुल आ गया। ओ हो, मतलब थ्रस्ट फोर्स भी आ गया और एमजी भी आ गया। हाँ, क्या दिस नेट फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन? मास इस इंस्टेंट पे कितना है, एम नॉट माइनस म्यू टी, एम नॉट माइनस म्यू टी, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या, डीवी बाई डी टी। अरे हाँ, इस इक्वेशन को समझने का प्रयास करो, ये थ्रस्ट फोर्स, ये mg फोर्स, ये मास इनटू एक्सेलरेशन। इस इंस्टेंट पर क्या ये इक्वेशन लिख सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये टफ सवाल है। और हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही बोले, समझ भी आ रहा है। अब क्या करें, सुनो मेरी बात, समझो मेरी बात, करते चलो मास्टर का, देते चलो मास्टर का साथ। ओ हो, बहुत बढ़िया। आज मैंने एक्सरसाइज करी थी, ओ हो, इसलिए मेरा शरीर का सब कुछ दुख रहा। आह, ओहो, हे भगवान, तुम यार मेरे से मिलने नहीं आते, क्या कहते हो यार, मिलने तो आओ यार, हैं? मैं घर वर पे आओ, मेरा एड्रेस दे दूंगा तुमको, पक्का? सोच लो, मेरा एड्रेस दे दूं, आ जाओगे घर पे? सोच लो, मिलने, सेलेक्ट हो गए तब आओगे कि नहीं आओगे मिलने?
आना भैया मिठाई लेके, अगर खाली हाथ आया ना, मैं सही बता रहा हूँ, पिटाई लगा देनी है। चलो आ जाओ। तो वी आर म्यू माइनस म्यू एम नॉट माइनस म्यू टी जी इक्वल टू दिस। ठीक, खैर ट्रैक पे आते हैं। ये इक्वेशन समझ आ गई सर। हो अब देख कैसे कैसे लिख सकता हूं, वी आर म्यू बाई एम नॉट माइनस म्यू टी इन टू डी टी। इस एम नॉट माइनस म्यू टी को नीचे ले आया, डी टी को इधर ले आया, माइनस जी डी टी इक्वल टू डी। स्टैंडर्ड प्रोसीजर, टफ है कोई बात नहीं, देखो पर अब सब तरफ इंटीग्रेट कर लो, डरना मत। वी आर म्यू बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी टी, डरना मत कि सर टफ करा रहे हो, टफ है मैं मान रहा हूं, पर कुछ फील भी तो आनी चाहिए। जी डी टी इंटीग्रेशन डी, v की लिमिट u से लेकर v तक, टाइम की लिमिट 0 से t तक, टाइम की लिमिट 0 से t तक। ओ हो 1 बाई एम नॉट माइनस म्यू टी का इंटीग्रेशन माइनस वी आर म्यू बाई म्यू ln ऑफ एम नॉट माइनस म्यू टी लिमिट 0 टू t माइनस जी टी v माइनस u। ये कैसे आया है? ये गणित है, जैसे मैं एक बार पहले सिखा चुका हूं, नहीं आता परेशान मत हो, समझो बस। इस म्यू ने म्यू को मार दिया, लिमिट रख दो ln एम नॉट माइनस म्यू टी अपॉन एम नॉट माइनस जी टी इक्वल टू वी माइनस यू, यानी कि v की वैल्यू u माइनस जी टी माइनस वी आर ln एम नॉट माइनस म्यू टी अपॉन एम नॉट। कोई बुराई वाली बात नहीं है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। ओके, गॉट योर पॉइंट, कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके हाँ सर, सोचते टफ सवाल, मैं मानो टफ सवाल है, 110% टफ सवाल, पर क्या थोड़ी फील आई, क्या थ्रस्ट फोर्स एप्लीकेशन समझ आई? हाँ सर समझ तो आई। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, देखा आंसर सही मैच हुआ है क्या अपना? हाँ अरे सही, बिल्कुल सही मैच हो गया, परफेक्ट। यानी कि मास्टर ने सब कुछ सही पढ़ाया। ओ हो एक रेस्ट्रिक्शन और कर लेते हैं, मास बढ़ने वाला, ताकि अपन थोड़ा ही नहीं, अपने वेरिएबल पे भी पीएचडी कर ली। हाँ बिल्कुल सही। ओ जो ध्यान देगा, मैंने तीनों टाइप के रेस्ट्रिक्शन कराए इसमें। एक में जस्ट लिफ्ट ऑफ वाला था, जहां पे थ्रस्ट फोर्स को एमजी के बराबर कर लिया था, नेट फोर्स बराबर 0 वाला सवाल करा दिया एक में मास घटा रहा है, रॉकेट वाला करा दिया, एक बढ़ने वाला कराया था। अच्छा देखो देखो देखो, अरे समझ आया क्या रामलालो? डर तो नहीं लग रहा मास्टर से? नो सर, आगे बढ़ो। एग्जाम्पल, ओ हो एक चेन है, सवाल क्या समझना चाहिए? एक चेन है ऐसे, सोच अगर एक चेन को आप ऐसे ऐसे चेन लो, उसका एंड वाला पॉइंट जस्ट टच रखो यहाँ और ऊपर तक पकड़ लो, कैपिटल एल लेंथ की। ठीक ठीक सर, अब इसको छोड़ दो, तो मुझे नहीं लगता है धीरे धीरे ढेरी के रूप में इकट्ठी होती जाएगी। नहीं, ध्यान से समझना, पता है क्या हो रहा है? ध्यान समझना, जब ढेरी बनती जाएगी ना ऐसे और कुछ ऐसे, ये ढेरी क्या इस सरफेस पर, जो ढेरी बन गई, क्या वो इस सरफेस पर नीचे फोर्स लगाई? और सोचिए ढेरी को तू अगर मेन मास मान ले, तो सोच जब तक चेन गिर रही है, इस ढेरी का मास बढ़ रहा। अरे हाँ सर, क्या दिस ढेरी यानी कि हीप, ढेरी का मतलब समझते हो? हीप, दिस हीप हैज एन इंक्रीजिंग मास, बिकॉज इस ढेरी में लगातार मास बढ़ रहा है। इस मास बढ़ने की वजह से इस पे थ्रस्ट फोर्स आएगा। पहले ये बताओ मुझको सब लोग, तो थ्रस्ट फोर्स इसने पूछा है बेसिकली, फाइंड द फोर्स ऑन द टेबल व्हेन लेंथ एल हैज राइट टेबल। ठीक है, नेट फोर्स कह रहा हूं, अभी अपन देख लेंगे, समझो अच्छे से। अच्छा सर, बात तो आपकी समझ आई। सो क्या इट इज एग्जांपल ऑफ इंक्रीजिंग मास? क्या दिस हीप इज एग्जांपल ऑफ इंक्रीजिंग मास? हाँ सर, दिस हीप इज एग्जांपल ऑफ इंक्रीजिंग मास। अच्छा, अब सर एक बात सोच के देखो, ये जो चीटा है ढेरी वाला, इस चीटे के लिए सोचो, क्योंकि मैं, मेरे को पता है कि मेरे थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वो फॉर्मूला होगा वी आर डी एम बाई डी।
ये बात तो सबको समझ आती है। हाँ, अब समझना अच्छे से, मैं ही बता रहा हूँ सवाल को, बहुत ध्यान सुनना अच्छे से। अच्छा, अब पहले एक बात समझो, पहले देखते हो क्या रहा है, ऐसे गिरते हुए दिखाते हैं। ढेरी बन रही हो, देखो ये समझ में आया। मान लो, ध्यान से देखना क्या हुआ, ये यहां पे थे अपन इस जगह पे, ठीक। अब देखना, जब अपन गिराएंगे तो क्या होगा, देखो ढेरी बनी, ढेरी बनी, ढेरी बनी, ढेरी बनी, बन गई। मान लो कि अपन इनिशियल से एल लेंथ नीचे गिर गए, तो ये जो ये लेंथ बची, ये कितनी, एल माइनस एल, तो ढेरी में कितनी लेंथ बची, एल। हाँ, ये ढेरी पर अगर चीटा बन के बैठ जाओ, ढेरी पर अगर चीटा बनकर बैठ जाओ, तो क्या इस चीटे के लिए ढेरी का मास बढ़ रहा है? हाँ सर, इस चीटे के लिए ढेरी का मास बढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल घबराने की और शर्माने की जरूरत नहीं है। सॉरी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? हाँ सर, सही तो लग रहा है। अब इस चीटे से पूछ, चीटा ऐसे बैठा है, अच्छा चीटा कह रहा है मास नीचे आ, चीटा चीटा ध्यान से तो ग्राउंड पे फिक्स्ड है, यानी कि चीटा जो मेन मास है, यानी कि जो ढेरी है, उसका खुद की रफ्तार कितनी, जीरो, वो तो ग्राउंड में चिपक गई। तो चीटे को के लिए सोचो, जो जो चेन है, जो चेन है, वो कितनी रफ्तार से नीचे आ रही है, ध्यान से समझ। क्या चेन का हर हिस्सा एल गिर चुका है? तो क्या इस चेन की रफ्तार √2 GL है? पहले इस बात को समझो, चेन का हर हिस्सा कितना गिर चुका है, एल, और ग्रेविटी में फ्री फॉल करा है, हाँ, तो उसकी रफ्तार कितनी है, √2 GL। यानी कि इस इंस्टेंट में जो चीटा है वो कह रहा है भाई मेरे लिए √2 GL रफ्तार से नीचे आ रही है, कौन, चेन। और चीटे के लिए यही रफ्तार √2 GL क्या VR बन गई? पहले समझो, √2 GL VR है, ये सोच के देखो। हाँ सर, और चीटा क्या बोलेगा, चेन कैसे आ रही है, नीचे 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 की तरफ आ रही है, यानी कि VR की वैल्यू हो गई √2 GL डाउनवर्ड्स। इसको फील करो, इस सवाल में कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, पर कॉन्सेप्ट जोरदार है, पर कॉन्सेप्ट जोरदार है, इसलिए ध्यान देना, एकदम शर्माना मत, इसने की शर्म उसके आए नंबर कम। अच्छा सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, ध्यान से सुने, ध्यान से सुने। ओके ओके, चीटे ने बोला भाई मेरे लिए तो ये √2 GL से नीचे आ रही है, तो उसके लिए VR √2 GL नीचे हो गया। अब बताओ मेन मास बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है, तो थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन इस ढेरी पे, इस ढेरी पे थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, नीचे। और इसके खुद के मास की अगर ध्यान देखो तो इस ढेरी पर नीचे की तरफ क्या लगेगा, थ्रस्ट फोर्स। हाँ, हो, तो ढेरी पर जो थ्रस्ट फोर्स लगेगा, क्या वही टेबल पे भी लगाएगी? हाँ, लॉजिकल है। अगर ध्यान से समझो तो ये थ्रस्ट फोर्स और एक इसका खुद का मास mg, ढेरी का, ढेरी कितने मास की, एल की, तो ये mg की वैल्यू कितनी हो गई, लेमडा LG, ये वाली, ये जो mg है ये हो गया लेमडा LG। अब अगर मैं थ्रस्ट फोर्स निकाल लूं तो नेट फोर्स क्या है, ऑन द ढेरी इज थ्रस्ट फोर्स प्लस लेमडा LG। अब क्या मैं थ्रस्ट फोर्स निकाल लूं तो क्या नेट फोर्स आ जाएगा? तो मेन बात तो थ्रस्ट फोर्स निकालनी है। थ्रस्ट फोर्स नीचे क्यों लगा, क्योंकि मास बढ़ रहा है, और VR नीचे है, और VR की वैल्यू √2 GL है। हो, थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला है ना, सर ने बताया था, VR dm/dt, यानी ओके, VR तो सर √2 GL, अब dm/dt क्या है उसको फील करो, dm/dt, dm/dt का मतलब क्या है, dm mass is the mass which is entering in dt time. हाँ, dm is the mass is the mass which is entering in dt time. अब समझ, इस ढेरी में, इस ढेरी में सोच के देखो, dt टाइम में कितनी लेंथ अंदर घुस जाएगी? dt टाइम बहुत छोटा है, dt टाइम बहुत छोटा है, तो सोच इस dt टाइम में कितनी लेंथ अंदर घुस जाएगी,
क्या dt टाइम बहुत छोटा है, तो क्या इस चेन की रफ्तार इस समय कांस्टेंट मान सकते हैं? क्या वो रफ्तार √2gl है? हाँ, √2gl into dt. √2gl into dt is the length, जो अंदर घुस गई dt टाइम में। ध्यान समझना, vdt, 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 v is √2gl, तो √2gl into dt ये वो लेंथ है जो अंदर घुस गई dt टाइम में। हाँ हाँ, तो कितना मास घुस गया अंदर? लेमडा इंटू लेंथ, √2gl dt, यानी कि dm by dt की वैल्यू आई लेमडा √2gl। फील करो, दोनों चीजें फील करनी पड़ेगी। अच्छे से कॉन्सेप्ट है। dm by dt √2gl इंटू लेमडा कैसे आया और vr √2gl कैसे आया, ये बात आपको फील से समझ आनी चाहिए। ये बात आपको फील से समझ आनी चाहिए। ओके सर, मास इंक्रीज करने वाला इलस्ट्रेशन है, गड़बड़ मत करना, शर्माना मत। जिसने की शर्म उसके आए नंबर कम। ओके सर, समझ तो आया सर, अच्छा भी लगा सर। अब क्या करें सर? आगे सुनो। ओहो, डीएमबीटी आ गया। अब तो थ्रस्ट फोर्स सुन लो। थ्रस्ट फोर्स क्या हुआ? वी आर दैट इज √2gl, डीएम बाई dt कितना? लेमडा इंटू √2gl। ओहो, यानी कि 2 लेमडा gl। नेट फोर्स कितना हुआ? 3 लेमडा gl। आंसर आ गया। अरे हाँ ना तो बोलो, अरे सोच लो, अरे बोलो फील आई कि नहीं आई? अरे हाँ ना तो बोलो। अगेन अच्छा इलस्ट्रेशन, स्टाइल मारने वाला इलस्ट्रेशन, स्टाइल मारने वाला। देख मास्टर को ज्यादा आता है, ये पूरा सेक्शन ही थोड़ा स्टाइल मारने वाला है, पर इससे फिजिक्स की फील आती है। एग्जाम में हो सकता है आ भी जाए, हो सकता है नहीं भी आए, हो सकता है फॉर्मूला आ जाए डायरेक्ट। आपके लिए सही बताऊं तो उस तरह के सवाल आने के चांसेस ज्यादा है जो सबसे पहला रॉकेट वाला कराया था कि FT बराबर mg। हाँ, पर फील तो आनी चाहिए। मैंने 3 इलस्ट्रेशन करा और तीनों वैरायटी कवर कर ली। ध्यान देख, F0 बराबर 0 वाली, ऊपर जाने मास बढ़ने वाली और मास घटने वाली। हाँ, और ये इलस्ट्रेशन देख जोरदार है। अरे आया कि नहीं आया? अरे सोच लो, अरे हाँ ना तो बोलो मेरे लालो। हाँ, तो ध्यान से देख, मैंने आपको सेंटर ऑफ मास की पूरी कहानी अच्छे से सुनाई, थोड़ा ही नहीं कुछ, PhD करा डाली। अरे कभी तो हाँ ना बोल दिया करो, अरे शर्माओ मत, अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ, PhD तो करा दिया, टाइम बच रहा है, अपन बिना टाइम खराब करे, क्योंकि तेरा और मेरा दोनों का समय बहुत कीमती है। अपन बिना ज्यादा बातें करे क्या नए चैप्टर की शुरुआत कर दें, जो वाकई में बच्चों को टफ लगता है, होता भी है। इसलिए उसके लिए ज्यादा परेशान मत होना, मैं जितना बताऊंगा उतना कर लेना, उससे ज्यादा की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बाकी वो अगला वाला चैप्टर अनंत है, कितना भी पढ़ा जा सकता है उसको, है ना। मैं अपने मन पे कंट्रोल रखकर उसको तुम्हें लिमिटेड पढ़ाऊंगा, जिससे तुम्हें फायदा, लिमिटेड तो नहीं, काफी स्तर तक पढ़ाऊंगा, बट तुम्हारे को जितना फायदा होने का जरूरत होगी उतना मैं पढ़ाऊंगा। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर, चलो भाई आ जाओ। तो नए पृष्ठ से, उसी पृष्ठ में समझते हो, नए पेज से नए चैप्टर की शुरुआत करें, नए पृष्ठ से नए पेज की शुरुआत करें। कितना, कौन सी बोलो? रोटेशनल, रोटेशन, हो रोटेशनल मोशन। हो पुली पुली भी बढ़िया काम कर रही है, रोटेशनल मोशन। ओ हो सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब सुने, सुनते चले, पढ़ते चलने, बढ़ते चलने। ओए होए, देखो ध्यान से, आगे चलें। तो रोटेशन मोशन बहुत बेसिक सी बात ही होगी आज तो, है ना, बहुत सिंपल सिंपल। ध्यान समझे। एक बात मैं आपको बता दूं, इस लेक्चर में तो नहीं, अगले लेक्चर में आपको किस क्या चीज पढ़ के आनी चाहिए ताकि आपको फील आए। याद करो, मैंने सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाया था इंटीग्रेशन से, एक्स पे जाकर डी एक्स, थीटा पे जाकर डी थीटा। हाँ, इसमें पहले दूसरे लेक्चर में आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसमें उस वैसी कहानी रिपीट होगी सारी। इसलिए अगर फील लेनी है तो पढ़ के आना है। अब मैं उतना धीरे नहीं पढ़ाऊंगा जितना सेंटर ऑफ मास में पढ़ाया था। मैंने सेंटर ऑफ मास के टाइम भी ये बात बोली थी। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो बिल्कुल। तो रट के आना, मतलब पढ़ के आना, रट के नहीं।
पढ़कर समझ के आना है, पढ़कर समझकर आना है। क्या ये तुम कर सकते हो? हाँ सर, हम कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हो तो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनते हैं और चलते हैं। देखो भाई, क्या करें क्या करें क्या करें? रोटेशनल मोशन, डरना नहीं है, मास्टर का साथ देना है। रोटेशनल मोशन का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। सुना है? यह है अनदर नेम ऑफ रोटेशनल मोशन। ऐसा क्यों? याद कर, मैं तेरे को सर्कुलर में एक बार रिजिड बॉडी का मतलब समझाया। चिंता मत कर, मैं दोबारा समझाऊंगा। हालांकि मैंने रिजिड बॉडी का मतलब तेरे को एक बार समझा चुका हूं मैं पहले, सर्कुलर मोशन। तू भूल गया है शायद। ध्यान देखना, ध्यान दे, मैं बता चुका हूं, फिर से मैं दोबारा बताऊंगा। रोटेशनल मोशन को एक और नया नाम दिया गया जिसे बोला गया रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। अब आज के लेक्चर में हम बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन ही पढ़ेंगे, कोई खास बात पढ़ नहीं पाएंगे आज, पर उन डेफिनेशन को समझे हो। सबसे पहली बात क्या है कि अगर रोटेशनल मोशन को बोला गया रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, क्या बोला गया? रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। तो क्यों रिजिड बॉडी डायनेमिक्स बोला गया, ये बात हमें क्लैरिटी से समझ आनी चाहिए। वो समझने के लिए सबसे पहले हमें रिजिड बॉडी समझ आनी चाहिए। तो रिजिड बॉडी क्या है? देखो, ये हम पढ़ चुके हैं, फिर से एक बार बात करते हैं। रिजिड बॉडी मतलब जैसे कि स्टील की प्लेट ले लो, स्क्वायर प्लेट ले लो, रेक्टेंगुलर प्लेट ले लो, हार्ड कोई भी मेटल की प्लेट ले लो, किसी भी शेप एंड साइज की ले लो, जो हार्ड है बिल्कुल, उसे रिजिड कहते हैं। रिजिड बॉडी का क्या मतलब है? जिसके किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी, ये ध्यान समझना, किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी, अरे ठीक नहीं हो रहा है, जिसके किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं हो सकती। एनी 2 point distance cannot change। ऐसी बॉडी जिसके किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी चेंज ना हो सकती हो, उसे रिजिड बॉडी कहते हैं। स्टील की प्लेट ले लो, कोई भी दो पॉइंट मार्क लो, दूरी थोड़ी चेंज हो सकती। चाहे आप उसको हवा में फेंको, प्लेन से फेंको, घुमा के फेंको, इधर फेंको, उधर फेंको, पर उसे किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं हो सकती, उसे रिजिड बॉडी कहते हैं। क्या हम रिजिड बॉडी हैं? क्या हम रिजिड बॉडी हैं? नहीं। देख, मेरी उंगली की दूरी अभी कितनी है? इतनी। ऐसे करा, कम हो गई। ऐसे पेट में घुसाया, कुछ और अलग हो गई। हम रिजिड बॉडी नहीं है, कंफ्यूज मत होना। स्टील प्लेट, डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, जो मेटल के बने हुए हैं शानदार, ये सब इन्हीं से डील करेंगे हम। सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, पॉइंट मास, कोन, सॉलिड कोन, ये सब कैसी बॉडीज होंगी? रिजिड बॉडी। हम इन्हीं के साथ डील कर रहे होंगे। टायर आपका शानदार स्टील का एकदम, ये सब कैसी बॉडी होंगी? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है? जिसके किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं हो सकती। पहले भी बोल चुका हूं, फिर बोल रहा हूं रफ्तार में। ओके सर, किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं हो सकती। आज बहुत बेसिक बेसिक डेफिनेशन पे अपन चल रहे हैं। ओके सर, तो बट हम ऐसे लिख लो, हम रिजिड बॉडी नहीं है, कंफ्यूज ना हो, है ना? मेनली इन चीजों की जब स्टडी करी जाती है रोटेशन में, तो उसे बोला जाता है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। रिजिड बॉडी क्या है? जब किसी ऐसी बॉडी जिसके किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी चेंज, मैं नहीं बोल रहा हूं कि दोनों पॉइंट रेस्ट पे हैं, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, ये अलग स्टेटमेंट है। मैं बोल रहा हूं उन दोनों पॉइंट के, कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये 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 भी था, ये सी डी था, इनके किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं हो सकती। हो, ये बातें कर चुका हूं, रिपीट कर रहा हूं आज। सर्कुलर में करी थी मैंने, मुझे याद है अच्छे से। और याद रखना, रोटेशन अगर पढ़ना है तो दो चीजें पक्के से, सर्कुलर। इनफैक्ट रोटेशन अगर अच्छे से सीखना है तो पीछे के आपके चैप्टर की थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन? सर्कुलर एंड सीओएम निकालना, ये आपको याद होना चाहिए, गड़बड़ मत करना। ओके सर, बात तो आपकी समझ आई, अच्छी भी लगी, सुंदर भी लगी। ठीक भाई, तो ए से बी किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी चेंज होने से रिजिड बॉडी कहते हैं। देखो, आर ए बी, आर ए बी,
ओहो, नो रिलेटिव मोशन बिटवीन एनी पेयर ऑफ पार्टिकल्स। ध्यान से देखो कि रिलेटिव मोशन नहीं हो सकता। रिलेटिव मोशन मतलब नो, इनके बीच की दूरी कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ये दूरी। ओके, रिलेटिव मोशन तो हो सकता है पर कांस्टेंट, नो रिलेटिव मोशन। ये मत रटो तुम, ये क्या है ट्रांसलेशन के लिए सही होता है बस, ये मत रटो तुम। तो ये रटो कि किसी भी दो पॉइंट के बीच की दूरी चेंज नहीं हो सकती। ओके ठीक, अब देखो याद कर, मैंने तेरे को बताया था कि अगर जैसे, देख ध्यान से, अब सुन, मैं रुक जाए एक मिनट, जो मैंने सिखाया था वो समझा कि अगर अगर दो पॉइंट के बीच की दूरी चेंज हो सकती, जैसे मान लो मैंने आपको समझाया था कि अगर ऐसे एक बॉडी है, वो ऐसे चल रही है चुपचाप, इस पे दो पॉइंट है ए और बी, ठीक, तो ए पर बैठकर अगर बी को देखोगे तो बी रेस्ट पे नजर आएगा, भले दोनों बी से चल रहे हो बिल्कुल। पर अगर सोचो कोई बॉडी चल भी रही है, घूम भी रही है, कुछ ऐसा कर रही है, तो अगर ए और बी के बीच की दूरी चेंज नहीं हो सकती तो ए पर बैठकर बी का पाथ क्या हो सकता है, ये बता चुका हूं। ए पर बैठकर बी का पाथ या तो रेस्ट होगा या सर्कुलर होगा, ये बात मैं बता चुका हूं। क्योंकि अगर ए पर बैठ जाओ तो बी की दूरी चेंज नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी कर लो, बी की दूरी चेंज नहीं हो सकती, चाहे बॉडी घूमती हुई जाए, चलती हुई जाए, कुछ भी करे। पर ए पर बैठ जाओ तो बी या तो रेस्ट पर होगा, जैसे कि ये केस, और ए बी एट रेस्ट। पर सोच, एक घूमता हुआ टायर है, उस पर अगर तुम यहां पर बैठ जाओ चीटा बनकर, तो ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये मान लो ए पॉइंट, क्या बी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर? हाँ सर, यानी कि रिजिड बॉडी में अगर जब हम एक पॉइंट पे बैठ जाएं तो दूसरे पॉइंट की दूरी चेंज नहीं हो सकती, और चूंकि दूरी चेंज नहीं हो सकती, चूंकि दूरी चेंज नहीं हो सकती, इसलिए या तो उसका पाथ दूसरे पार्टिकल का पहले वाले पार्टिकल के लिए या तो रेस्ट होगा या फिर सर्कुलर होगा, तीसरा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बॉडी कुछ भी नहीं कर सकती, बॉडी कुछ भी कर सकती है, बॉडी चल भी सकती है, घूम भी सकती है, इधर उधर उधर कुछ भी कर सकती है। पर अगर वो बॉडी रिजिड है तो मैं उसके किसी एक पॉइंट पर बैठ जाऊं तो उस दूसरे वाले पॉइंट का पाथ या तो रेस्ट होगा या फिर सर्कुलर होगा, या तो रेस्ट होगा या फिर सर्कुलर होगा। हाँ सर, ये बात समझ आई। हाँ सर, ये बात आपकी समझ आई, ये आप सही बोल रहे हो। फिर से सुनना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बॉडी चल नहीं सकती, घूम नहीं सकती, या वो कोई दूसरा पाथ नहीं ले सकती, वो तो कुछ भी कर सकती है। पर अगर उसके किसी एक पॉइंट पे बैठ जाओ और बॉडी रिजिड है तो उसका दूसरा पॉइंट उसके लिए या तो रेस्ट पर होगा या सर्कुलर करेगा, क्योंकि दूरी चेंज नहीं हो सकती। ओ हो, ये बात समझ में आ गई। ये पहले भी अपन सर्कुलर में कर चुके हैं, पर इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है ये बात समझने के लिए आप में आईक्यू होना चाहिए, इमेजिनेशन पावर आपकी अच्छी होनी चाहिए। ओके, गॉट योर पॉइंट, क्लियर है सर, मजा आया सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जोरदार सर। अच्छा, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब देखो, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, सुनो मेरी बात, अच्छा लगेगा। अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, ठीक है, और क्या करें, आ जाओ, ये हो गया, इसको रब कर दूं, हाँ, ये बात हमने लिख ली। देख, शेप एंड साइज ऑफ सिस्टम रिमेन सेम, रिजिड बॉडी के बारे में बात हो रही है, नो चेंज इन द डिस्टेंस बिटवीन एनी पेयर ऑफ पार्टिकल्स, बिल्कुल सही, नो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच बिटवीन द पार्टिकल्स। इसका क्या मतलब है समझें, अपन जानते थे पहले से भी, फिर भी एक बार और बोलता हूं कि मान लो इसकी रफ्तार v1 है, ये एंगल यहां से θ1 है, इसकी रफ्तार ऐसे v2 है, अरे इसकी रफ्तार ऐसे v2 है, ये एंगल θ2,
कुछ तो बॉडी कर रही है जिससे ए पॉइंट की और बी पॉइंट की रफ्तार ये है, पर अगर ये रिजिड बॉडी पे है तो इन दोनों के बीच की दूरी चेंज नहीं हो सकती। सोच, तो इधर आएगा v1 cos θ1 और इधर आएगा v2 cos θ2। ये पहले बता चुका हूं। क्या ये v1 cos θ1 इक्वल टू v2 cos θ2? बोलो ऐसा क्यों करा? क्योंकि इनके बीच की दूरी चेंज नहीं हो सकती, तो लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग रफ्तार सेम होनी चाहिए। इसे कंस्ट्रेंट से भी समझ सकते हो। हाँ सर, तो नो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और अप्रोच बिटवीन दैट पार्टिकल्स। मोशन ऑफ वन पॉइंट फ्रॉम अनदर पॉइंट से ए ऑन अ रिजिड बॉडी इज आइदर सर्कुलर और इट इज एट रेस्ट। क्या जो मैंने बोला वो ही लैंग्वेज में लिखा गया है रिजिड बॉडी के बारे में? तो रिजिड बॉडी के बारे में इतनी बातें याद होनी चाहिए, क्योंकि रोटेशन में का दूसरा नाम है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, तो हमें रिजिड बॉडी की फील आनी चाहिए। हाँ सर, जो अपन पहले भी कर चुके हैं पर एक बार और रिपीट कर रहे हैं। क्या मेरी बात क्लियर? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। समझ तो आ रहा है सर, अच्छा भी लग रहा है सर। बोलो क्लियर है? अरे पक्का क्लियर है सर? डन, सॉर्टेड। ओके सॉर्टेड, तो आगे चलते हैं। पक्का उतार लिया सबने? अरे शर्मा तो नहीं रहे हो? नहीं सर, शर्माएंगे क्यों? आपसे किस बात की शर्म? हाँ सर, शर्माते तो नहीं हो वैसे? अरे पक्का आ जाओ। अब देखो भाई, रिजिड बॉडी की डेफिनेशन समझ आ गई। तो आगे चलते हैं, देखो क्या क्या आने वाला है। देखो, शेप एंड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, नो चेंज इन द डिस्टेंस बिटवीन एनी पार्टिकल, नो वेलोसिटी सेपरेशन और अप्रोच। ये तो अपन समझ गए, अभी मैंने समझाया वही है। देखो एनिमेशन के थ्रू आ गया। बी ए वी बी, ओ हो थीटा है, मैंने लिखा दिया उधर। एनिमेशन के थ्रू आया, कुछ नहीं, घबराओ मत। जो भी लिखाया था वही है पीछे, समझ में आया ना? ये जो भी लिखाया था वी वन कॉस थीटा वन इक्वल टू वी टू कॉस थीटा, वही। ठीक है, चलो आ जाओ। रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। अब बात आती है डायनेमिक्स। ओ याद है काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स? हाँ हाँ, ये कॉज वाली कहानी। कौन सी वाली कहानी है? कॉज वाली। तो रिजिड बॉडी क्या होती है समझ गया। डायनेमिक्स का मतलब हम पहले से समझते थे, याद करो। हाँ, एनएलएम वाली कहानी। अच्छा ठीक है सर। सर पर डायनेमिक्स तो हमने सर्कुलर में ही पढ़ी थी। उसमें और इसमें क्या अंतर है? समय आपको आज या फिर अगले लेक्चर की शुरुआत आपको ये अंतर बता देगी। तो पहले बेसिक बातों को समझें। रोटेशनल रिजिड बॉडी, रोटेशन का नया नाम होता है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। रिजिड बॉडी क्या होती है मैं समझता हूं। ओके, डायनेमिक्स मतलब कॉज, जिसकी वजह से ये हो रहा है। ओके चलो आगे चलते हैं। रिजिड बॉडी मोशन। ओके, डायनेमिक्स का मतलब रिजिड बॉडी मोशन, मतलब किस वजह से वो हो रहा है, कौन कारण है, कौन फोर्स है, कौन टॉर्क है, आगे बात करेंगे। अच्छा ठीक है। अब अगर तुम ध्यान समझ लो आने से पहले, जो रिजिड बॉडी होती है, क्या होती है रिजिड बॉडी? उसके तीन टाइप के मोशन हो सकते हैं। दो तुम पढ़ चुके हो, तीसरा इसके आखिरी में पढ़ोगे चैप्टर में। तीन टाइप के कैसे, ध्यान से समझो। एक होता है प्योर ट्रांसलेशनल, एक होता है प्योर रोटेशनल, एक होता है कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। अच्छा सुने कैसे, देख। प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर रोटेशनल मोशन, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, ये तीन टाइप। उतारना मत अभी, एक एक करके आ जाएगा। तो कोई भी रिजिड बॉडी है वो कितने तरीके से उसका मोशन हो सकता है। अच्छा, रिजिड बॉडी क्या होती है हम जानते हैं। रोटेशनल मोशन इज अनदर नेम ऑफ रोटेशनल मोशन इज रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। रिजिड बॉडी हम समझ गए। अब रिजिड बॉडी के मोशन कितने प्रकार के हो सकते हैं? तीन प्रकार के। प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशनल, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। ओके, अब एक एक को समझें। प्योर ट्रांसलेशन, भैया एक रिजिड बक्सा है, बॉक्स है, बिल्कुल सीधा चल रहा है, देखो। हो क्या तीनों पॉइंट बिल्कुल सीधे सीधे चले? क्या तीनों का पाथ बिल्कुल सेम था? क्या तीनों ने सेम दूरी चली? अगर एक पर बैठकर दूसरे को देखोगे तो क्या रेस्ट पर नजर आएगा? क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल विद इन अ पार्टिकल टाइम विद इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज सेम? बिल्कुल सही बात है सर।
हाँ, तो यार इस तरीके का मोशन जो अपना कहलाएगा, ऐसे सीधा चला बॉक्स जो अपन नॉर्मल लाइफ में करते हैं, घुमाना तो अभी तक अपन ने सीखा ही नहीं था, तो सर्कुलर में थोड़ा बहुत सीखा। पर अगर कोई बॉडी बिल्कुल सीधी चल रही है तो क्या उसे ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं। इस केस में हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम होता है पर्टिकुलर टाइम में। हाँ, बिल्कुल सही। आप ऐसा नहीं कि ये भी अगर आप ऐसे देखो ना, तो ये जैसे मान लो कोई बॉक्स है, वो ऐसे चल रहा है, तो इसे भी आप ट्रांसलेशनल ही कंसिडर करोगे। क्यों? क्योंकि अपन ये मान के चलें कि ऐसे 1 और 2 क्या दोनों लगभग लगभग, क्या इन दोनों पॉइंट ने, क्या ऐसे दोनों ने सेम पाथ ट्रेवल करा? हाँ। तो भले ऐसा नहीं कि ट्रांसलेशनल मोशन ओनली मींस स्ट्रेट लाइन, ये मतलब नहीं, थोड़ा बहुत कर्वेचर हो सकता है, पर ये बात सच्चाई होनी चाहिए कि वो बॉडी अपने आप में बस वैसे ही चल रही है, वो घूम नहीं रही, वो विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। हाँ, उसे कहते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। उसे क्या कहते हैं? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। आज से अंतर समझेंगे कि इन तीनों में अंतर क्या है। उसे कहते हैं प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, मजा आया सर, मौज चल रही है सर। ओके, गॉट योर पॉइंट। चलो, ट्रांसलेशन मोशन समझ गए। प्योर रोटेशनल मोशन देखो कैसे, एक रॉड को हिंज करके ठोक दो ऐसे, ठीक, अब इसको घुमाओ। ओके, घूमे सब, घूम रहा है बढ़िया। हाँ, क्या इसका हर पार्टिकल सर्कल कर रहा है एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट? हाँ। क्या हर पार्टिकल की रफ्तार सेम है? नहीं। क्या हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बराबर है? 1 का डिस्टेंस सबसे कम, 2 का उससे ज्यादा, 3 का सबसे ज्यादा, और यहाँ 4 का और उससे ज्यादा। हाँ ना बोलो भाई। क्या डिस्टेंस ऑफ एवरी पॉइंट इज सेम? नहीं। बट क्या एवरी पॉइंट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर पाथ विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट? तो हर पार्टिकल सर्कल कर रहा है, टक 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 टक। हाँ, उनका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, उनकी वेलोसिटीज भी अलग अलग है, ओमेगा आर ओमेगा आर। अरे आर अलग है तो अलग अलग हो गया ना। हाँ सर, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच पार्टिकल विद इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज सेम। ऐसा क्यों बोला गया? ये किताबी डेफिनेशन है, क्योंकि हर पार्टिकल इस क्या कर रहा है, हर पार्टिकल इस, अगर अपनी देशी भाषा में लिखे तो क्या लिखेंगे? हर पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर पाथ with respect to a fixed point। हाँ सर, तो इसके लिए क्या ये मोशन कहलाएगा प्योर रोटेशनल मोशन? क्या कहलाएगा? प्योर रोटेशनल मोशन। ओके सर, ये क्या कहलाएगा? प्योर रोटेशनल मोशन। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर, सुंदर भी लगा सर, मजा भी आया सर। तो सुनो भाई मेरे लालो पीनो, सुनो। ठीक सर, प्योर रोटेशनल मोशन अच्छा लगा, ठीक सर, बहुत बढ़िया। और क्या करें? अब सुने, आगे आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, दुनिया देखते हैं। प्योर रोटेशन समझ आ गया सर, प्योर ट्रांसलेशन समझ में आ गया। अब कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का बेस्ट एग्जांपल, टायर गाड़ी का टायर चलता है कि घूमता है कि दोनों करता है? दोनों करता है, ध्यान से। गाड़ी के टायर को ध्यान से देख, बेस्ट एग्जांपल कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन। वो चल भी रहा है और घूम भी रहा है। हाँ सर, बिल्कुल सही सर। तो कंबाइंड ट्रांसलेशन, यही मेनली इसकी स्टडी करनी होगी। अब अभी 8-10 लेक्चर, 10-12 लेक्चर बाद आएगा इसकी रियल कहानी, 8 लेक्चर के आसपास के बाद। हाँ सर, बड़ा टॉपिक है, कंफ्यूज मत हो ना, शानदार एकदम। पार्टिकल्स विल अंडरगो बोथ ट्रांसलेशनल एज वेल रोटेशनल टुगेदर। क्या इसका कोई, जैसे पॉइंट ए को देखो, क्या ये सर्कुलर कर रहा है? नहीं। क्या हर पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट सेम? क्या हर पॉइंट का जो दूरी वो चलेगा वो सेम है? नहीं। ध्यान देख, ये देख। हाँ सर, देख ए कैसे चला, देख देख। और सेंटर मास कैसे चला? ऐसे सीधा, सेंटर मास बिल्कुल सीधा चला। ओहो, पर ए पॉइंट देख कैसे चला, ए पॉइंट को देखना। कंफ्यूज होता है एकदम, क्या हो रहा है? ध्यान समझना अच्छे से, याद कर। मैंने सेंटर ऑफ मास में बात बताई कि किसी भी बॉडी जो चल भी रही हो और घूम भी रही हो, क्या उसको एनालिसिस करने का तरीका है कि चीटा बन के सेंटर मास पे बैठ जाओ। और सेंटर मास की इंपॉर्टेंस क्या थी कि सेंटर मास जनरली इजी पाथ लेता है। जैसे इस टायर में देखो, अगर इसका सेंटर बिल्कुल सीधा है तो क्या सेंटर मास ने बिल्कुल सीधा पाथ लिया? पर सोच, तू अगर चीटा बनकर सेंटर मास पे बैठ जाए तो जो पॉइंट ए है वो क्या करेगा? देख, कोई समझने का प्रयास, देख ये रहा चीटा। चीटे ने बोला ये क्या कर रहा है? सर्कुलर। पर चीटा क्या कर रहा है? सीधा।
क्या जब भी कोई बॉडी दोनों काम करे, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, तो हमें सेंटर ऑफ मास पर चीटा बनकर बैठ जाना चाहिए? क्योंकि अगर ये रिजिड बॉडी है तो अगर आप किसी एक पॉइंट पर बैठ गए तो इसके बाकी सब पॉइंट या तो रेस्ट पर होंगे, पर क्योंकि ये चलने और घूमने वाली बॉडी है तो इसके बाकी सब पार्टिकल क्या सर्कुलर करेंगे, इसलिए आपको सर्कुलर भी आना चाहिए। धीरे धीरे आएगा, परेशान मत हो। हाँ सर, तो चीटे ने बोला भाई मेरे लिए तो सर्कुलर कर रहा है, तो देख कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशन, तुम्हें ये समझ। तो रियल पाथ ए का ये था, रियल पाथ ए का ये था। ओ हो, और सेंटर ऑफ मास का पाथ ये। क्या ए पॉइंट और सेंटर ऑफ मास ने क्या अलग अलग दूरियां तय करी? हाँ बिल्कुल। क्या ग्राउंड फ्रेम में ए क्या सर्कल कर रहा है? नहीं, यानी कि प्योर रोटेशनल भी नहीं है। ग्राउंड फ्रेम में अगर सारे पार्टिकल सर्कल करें तो प्योर रोटेशनल है, और अगर ग्राउंड फ्रेम में सभी पार्टिकल का डिस्टेंस सेम चले तो प्योर ट्रांसलेशन है। पर ऐसा इसमें दोनों में नहीं हो रहा है। सी बिल्कुल सीधा चल रहा है, ए ऐसे जा रहा है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट अलग है और पाथ भी अलग अलग है। ओहो, इसलिए ये कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल में आता है। और इसकी कहानी को हम धीरे धीरे फील के साथ आगे समझते जाएंगे। इसको धीरे धीरे फील के साथ समझते। पहले बताओ रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, रिजिड बॉडी मोशन। रिजिड बॉडी क्या होती है मैं जानता हूं। रिजिड बॉडी मोशन के 3 हिस्से हो सकते हैं, प्योर ट्रांसलेशनल, प्योर रोटेशनल, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। प्योर रोटेशनल और प्योर ट्रांसलेशन का हिस्सा आप प्योर मतलब प्योर रोटेशन थोड़ा बहुत सर्कुलर है, उसका हिस्सा आप पढ़ चुके हो, प्योर ट्रांसलेशन आप पढ़ चुके हो, पर ये समय के साथ आपको पढ़ना है। इसको पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए बीच में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, जो आपको समझ में आनी चाहिए। इसलिए शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो, मेरे आ जाओ भाई, देखो भाई। ठीक भाई सर, बात। अच्छा, कई बार बच्चा बोलता है सर सर्कुलर भी तो मैं भी तो सर चक्कर ही काट रहे थे सर, इसमें भी चीटा चक्कर ही काटेगा, तो सर सर्कुलर में ही पढ़ा है। सर्कुलर और रोटेशन में क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा समझ, ताकि तुम्हें बात समझ में आए। याद कर, सर्कुलर जब भी अपन ने करा ना तो अपन एक पार्टिकल ले लेते थे, उसको घुमाते रहते थे। जनरली अपन ने यही करा। हाँ, अब देख, अगर मैं एक पार्टिकल की जगह देख बहुत सारे पार्टिकल ले लूं, समझ में आई बात? तो सोच, अगर ऐसे समझ कि तू एक होलो स्फीयर ले ले, उस होलो स्फीयर पे एक पार्टिकल है कि दो पार्टिकल है, पर बहुत सारे पार्टिकल। क्या अगर उस होलो स्फीयर को ऐसे ऐसे घुमाएं, क्या हर पार्टिकल का रेडियस अलग अलग है? हाँ हाँ सर, कुछ तो उनमें कॉमन होगा, ओमेगा सेम होगा उनका, पर क्या रेडियस अलग अलग है? तो क्या रफ्तार भी अलग अलग है? ओहो, तो 1 2 3 4 आर मूविंग इन सर्कुलर मोशन इंडिविजुअली। पर अगर ध्यान से सोचो तो होलो स्फीयर तो पूरी एक चीज है ना। सो ऐसा समझो कि व्हेन वी हैव टू डील विद अ बॉडी which is performing rotation, it means we are dealing with infinite number of particles with different radiuses performing circular motion. हाँ सर, हाँ सर, बात सही बोले। so when we have to deal with infinite number of particles performing circular motion, then we will combine it and we consider this study as rotational motion. ओहो, इसे नी भी उतारो तो बात बनेगी। ये फील वाली कहानी, इसे सर्कुलर और रोटेशन में डिफरेंस क्या है? सर्कुलर मोशन में हम एक इंडिविजुअल पार्टिकल के सर्कल पे चर्चा करते थे, रोटेशनल मोशन में हम एक बॉडी के घूमने पे चर्चा करेंगे। बॉडी के घूमने का मतलब है अनंत पार्टिकल्स जो एक साथ सर्कल करेंगे, उनको डील करेंगे। और हाँ सर, जो अनंत पार्टिकल्स हैं उनको एक साथ डील करेंगे। तो अगर आप बहुत बेसिक अंतर समझो तो इन सर्कुलर मोशन वी हैव डेल्ट विद अ सिंगल पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर पाथ। इन रोटेशनल मोशन वी विल डील विद इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ रिजिड बॉडी परफॉर्मिंग सर्कुलर पाथ, and this combined study is known as rotational motion, and this combined study is known as rotational motion. हाँ सर, बात समझ आई सर? क्या पिक्चर एकदम क्लियर है?
हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल जोरदार है, शानदार है। इसी कहानी को बिल्कुल आगे बढ़ाऊँगा यहीं से, इसी जगह से, यहीं से। तब तक के लिए लड़ते रहो पर पढ़ते रहो और मास्टर की बात सुनते रहो और तुम हो शानदार क्योंकि तुम्हारा मास्टर है जोरदार। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में इसी जोश और जुनून और जिद के साथ। तब तक के लिए सी यू, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय।